हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 12 का पार्ट 5, जिसमें हम सीखेंगे फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। आज हमको देखना है इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग फ्रेंड फंक्शन के द्वारा किस तरीके से की जाती है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमने कॉम्प्लेक्स क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर ए और बी दो वेरिएबल हैं, सेट डेटा और शो डेटा फंक्शन है। आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पर इस कोड को पहले अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब हम इसमें कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं C1, और हम यूज़र को मैसेज देना चाहते हैं एंटर अ कॉम्प्लेक्स नंबर सीन C1। तो पहली बात तो ये चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी, ये एरर देगी। ये एरर क्यों देगी? क्योंकि पहले तो इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। सीन क्या है? सीन एक ऑब्जेक्ट है, और अगर आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इसका मेंबर फंक्शन है, यानी इसके सीन जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उस क्लास के अंदर डिफाइन किया गया एक ऑपरेटर होगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, सीन डॉट ऑपरेटर एंड देन C1। तो बेसिकली अभी आपको ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा कि सीन एक ऑब्जेक्ट है और उसने एक फंक्शन को कॉल किया है जो कि एक ऑपरेटर है बेसिकली, और उसमें C1 एज एन आर्गुमेंट पास हुआ। तो जब हम डॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर ये ऑपरेटर कीवर्ड भी नहीं लिखना पड़ता और आर्गुमेंट पे पैरेंथेसिस भी नहीं लगाने पड़ते। पर अगर आपको ये बात समझ में आई है तो ये भी समझिए कि सीन जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के एक से ज़्यादा वर्जन्स बने हुए हैं। कभी आप इसमें पास करते हैं, अभी तो मैंने C1 लिखा है, कई बार आप इंट टाइप की वैल्यू लिखते हैं, इंट टाइप का वेरिएबल लिखते हैं, कई बार आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिखते हैं, कई बार आप कैर टाइप का वेरिएबल लिखते हैं, यानी अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स लिखते हैं। तो इसका मतलब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में पास होने वाला आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। तो ये तभी मुमकिन है जब सीन जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के एक से ज़्यादा वर्जन्स बने होंगे और सभी में आर्ग्यूमेंट्स में फ़र्क होगा। ये आर्ग्यूमेंट्स प्रिमिटिव टाइप के हिसाब से बने होंगे, यानी एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बना होगा इंट टाइप की वैल्यू लेने के लिए, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू लेने के लिए, एक कैर टाइप की वैल्यू लेने के लिए, पर कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू लेने के लिए कोई भी नहीं बना होगा। इसलिए ये लाइन में आएगी एरर। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ सी आउट यू एंटर्ड सी आउट C1, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि C1 मैं पास कर रहा हूँ इंसर्शन ऑपरेटर में, और सी आउट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास में इंसर्शन ऑपरेटर के बहुत सारे वर्जन्स बने होंगे अलग अलग प्रिमिटिव टाइप के लिए, लेकिन C1 कॉम्प्लेक्स टाइप का है और ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है। इस टाइप का कोई भी आर्गुमेंट रिसीव करने वाला फंक्शन नहीं बना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम बनाते हैं एक फ्रेंड फंक्शन। अच्छा, फ्रेंड किसका बनाना चाहिए? किसी फंक्शन को हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं उस क्लास के लिए जिसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ। अभी अगर मुझे C1 की वैल्यू प्रिंट करानी है, C1 के A और B की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो कॉम्प्लेक्स क्लास में बने A और B प्राइवेट मेंबर्स को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है कॉम्प्लेक्स क्लास में बने प्राइवेट मेंबर को, तो फंक्शन फ्रेंड फंक्शन बनाऊंगा कॉम्प्लेक्स क्लास का। किसी और क्लास का क्यों बनाऊंगा? मुझे कॉम्प्लेक्स क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो मैं कॉम्प्लेक्स क्लास का ही फ्रेंड बनाऊंगा। तो मैं एक फ्रेंड फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लाइन को अब ज़रा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। सी आउट ने इंसर्शन ऑपरेटर को कॉल किया, उसमें C1 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सी आउट अगर अपने इंसर्शन ऑपरेटर को कॉल करेगा, इसका मतलब सी आउट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास के अंदर ऐसा इंसर्शन ऑपरेटर बना होना चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू रिसीव हो सके, बट नहीं बना होगा। तो फिर क्या करें? इसको ज़रा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें।
हम ये कहते हैं कि इंसर्शन ऑपरेटर कॉल हुआ और सी आउट सी वन दोनों उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुए। समझने के लिए, ऑपरेटर कॉल हुआ और उसमें सी आउट और सी वन एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। देखिए आप जैसा मैंने लिखा है ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन उस सूरत में जब आप इसको एज अ फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करेंगे, अब ये फ्रेंड किसका होगा, ये होगा कॉम्प्लेक्स क्लास का। तो सी आउट क्यों पास कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लिखने वाला इसको सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर सी वन जैसे मैंने पहले लिखा था वैसा लिख सके, है ना। तो इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, सही स्टाइल जो हम लिखना प्रेफर करेंगे वो ये होगी। ये भी सही है, दोनों सही है ना। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आ रही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। सी वन यानी कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू पास हो रही है और मुझे सी आउट भी पास हो रहा है। सी आउट पहला आर्गुमेंट है ना, सी वन दूसरा आर्गुमेंट। तो फिर मैं एक फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर बनाता हूँ। कैसा बनाऊँ, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, सी आउट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है वही रिटर्न टाइप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कैस्केडिंग करें। कैस्केडिंग मतलब जैसे एक और ऑब्जेक्ट हो मैं उसको भी प्रिंट कराना चाहूँ, तो क्या होना चाहिए, इंसर्शन ऑपरेटर रिटर्न करके जो भी देगा वो इस हाईलाइटेड एरिया में आ जाएगा। तो वो ज़रूरी है इंसर्शन ऑपरेटर के लेफ़्ट ऑपरेंड के रूप में। जो अगला इंसर्शन ऑपरेटर है ना, जो C1 के बाद लिखा है, ये इंसर्शन ऑपरेटर हाँ, ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है दूसरा वाला, ये इंसर्शन ऑपरेटर को कॉल कौन करेगा, या ये कॉल कब होगा, जब इसके लेफ़्ट में प्रॉपर ऑपरेंड हो। अब लेफ़्ट में कौन सा ऑपरेंड होना चाहिए, सी आउट जैसे ही कोई होना चाहिए। तो सी आउट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वही रिटर्न टाइप होना चाहिए। हाँ, सोचिएगा ज़रा मेरी बात को। तो वो है ओ स्ट्रीम। अब एक्चुअल में ओ स्ट्रीम क्लास का हम ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, तो हम रेफरेंस बना देते हैं, यानी हम रेफरेंस रिटर्न करेंगे। ऑपरेटर इंसर्शन और इसमें हम पास कर रहे हैं ओ स्ट्रीम का रेफरेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। ये हमने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। अब इसको हम करते हैं डिफाइन। तो हम लिखेंगे ओ स्ट्रीम रेफरेंस ऑपरेटर इंसर्शन ओ स्ट्रीम। देखिए आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रख लिया डी आउट, नाम कुछ भी हो सकता था, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स सी, कैपिटल सी। तो मुझे क्या लिखना है, मुझे प्रिंट करना है, तो मैं लिखता हूँ सी आउट। सी आउट भी लिख सकता हूँ, डी आउट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डी आउट और सी आउट सिनोनिम हो गए। डी आउट एक्चुअल में रेफरेंस वेरिएबल है जो सी आउट का ही रेफरेंस कंटेन कर रहा है। तो मैंने लिख दिया बैकस्लैश n a इक्वल्स टू सी डॉट ए, बी इक्वल्स टू सी डॉट बी, राइट। तो ये बन गया हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से हमें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से हम लिखते हैं फ्रेंड आई स्ट्रीम। यहाँ पे क्लास का नाम है आई स्ट्रीम, इसका भी सेम रीज़न, रेफरेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑपरेटर, ओके, आई स्ट्रीम रेफरेंस। यहाँ कॉम्प्लेक्स टाइप का भी रेफरेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्चुअल आर्गुमेंट में चेंजेस करवाने हैं। जब इनपुट करते हैं तो हमें एक्चुअल आर्गुमेंट में ही चेंजेस करवाने पड़ते हैं। ऑपरेटर, राइट। और यहाँ पर देन आई स्ट्रीम रेफरेंस डी नाम रख लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स रेफरेंस वेरिएबल सी, कैपिटल सी, ठीक है। ओके, इसके अंदर हम लिखेंगे बेसिकली सीन, और पहली वैल्यू सी के ए में जाए,
दूसरी वैल्यू सी के बी में जाए। अच्छा, इन दोनों ही फंक्शन में एक चीज़ हमने मिस करी है, क्या? रिटर्न। हमें रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा, तो हमने रिटर्न कराया। आप चाहें तो सी आउट लिख दें, आप चाहें तो डी आउट लिख दें, ये आपकी चॉइस। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दे आर सेम। ओके, यहाँ पे रिटर्न डी लिख दीजिए, बिकॉज आपने जो रिटर्न टाइप लिखा है ना, उसके हिसाब से ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न सिर्फ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कैस्केडिंग हो सके। अभी ये बिल्कुल सही बन चुका है हमारा। अब मैं ये सी को हटा देता हूँ, अभी चला के देखते हैं इसको, अगर सब कुछ ठीक है। देखते हैं कोई एरर आती है या नहीं। कोई एरर नहीं है अभी तक तो। ओके, और ये एंटर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने 4 और 5 एंटर किया, यू एंटर्ड 4 and 5, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। जो काम हमने किया है वो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू किया है। आप अच्छे से देखिए कोडिंग को। हमने यहाँ फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया था। इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को अगर आप फ्रेंड फंक्शन के तौर पे नहीं बनाएंगे तो मेंबर फंक्शन किसका बनाएंगे? ओ स्ट्रीम आई स्ट्रीम क्लास में तो आप कोडिंग कर नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स क्लास में अगर आप इसे एज अ मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे तो फिर कॉलर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स क्लास का होना चाहिए, यानी किसी भी बाइनरी ऑपरेटर में कॉलर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट में होना चाहिए, और यहाँ लेफ़्ट में तो सी आउट लिखेंगे हम या सी इन लिखेंगे। तो ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती है, और हमें इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को एज अ फ्रेंड फंक्शन ही ओवरलोड करना पड़ेगा। आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार स्टूडेंट्स को एकदम आसानी से समझ में नहीं आता है। आप इस वीडियो को रिपीटेडली देखिए, 2-3 बार देखिए। हो सकता है कि मैं जैसे क्लास में बहुत डिटेल में एक पूरा आधा 1 घंटे का लेक्चर लेता हूँ इसके ऊपर, और हमने यहाँ पर 10-15 मिनट में बात ख़त्म कर दी है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें जल्दी बोल दी हूँ। तो आप लोग इसको पहले अच्छे से देखिए। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत जाती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट के ज़रिए अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन करके भी मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। आई होप, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार देखते हैं आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। हमने इसको रन करके भी देखा, हमें समझ में आया। तो हमने देखा किस तरीके से फ्रेंड फंक्शन के तौर पे हम इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि वीडियो में हम नेसेसरी चेंजेस कर सकें और आपके डाउट्स को भी हैंडल कर सकें। इसके अलावा यदि आपको वीडियो लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करिए। आप चाहे तो फेसबुक पे भी इसको शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को, इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए, इनके अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अभी और आने वाले हैं। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप उनको देखिए और C++ फ्री में सीखिए। थैंक यू।